डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के सियासी मंजरनामे में एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान माइनस गंडापुर की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI ने खामोश मगर मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। KP हाउस इस्लामाबाद में आज PTI की कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान का अहम इजलास हुआ, जिसके फ़ौरन बाद वज़ीर आला अली हमीद गंडापुर की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला लाहौर की जानिब रवाना हुआ। रवानगी से कबल वज़ीर आला अली हमीद गंडापुर ने इस बात की वजाहत की कि हम एहतजाज के लिए नहीं बल्कि पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल MPA से इजहारी यकजहती के लिए जा रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि वो कल लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरह लाहौर में PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया गया, जिसमें एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले पर मुशावरत होगी। दूसरी जानिब बहुत से PTI रहनुमा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कासिम और सलमान खान सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात के लिए नहीं बल्कि तहरीक का बाकायदा हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। और अब इतलात ये है कि वो अमरीका में अहम मुलाकातों के बाद अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द के साथ पाकिस्तान आएंगे। यानी एक तरफ PTI और अली हमीद गंडापुर तहरीक का मोमेंटम बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बानी PTI के बेटे मेल मुलाकातों के जरिए भी दबाव डालने की कोशिशों में है। उधर हुकूमती इत्तेहाद से मुलाकातों के बाद मौलाना फजल रहमान के भी PTI के हवाले से जज्बात में खासी तब्दीली आ चुकी है। वो भी तेल और तेल की धार देखकर अपनी सियासी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने का तहैया कर लिया है, तो वहीं KP में इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि KP में हालात बदतरीन है, इसलिए हुकूमत में तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन ख्वाहिश है कि तब्दीली PTI के अंदर से आए और अली अमीन की जगह कोई और PTI की तरफ से वज़ीर आला हो। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना की माइनस गंडापुर की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? क्या PTI की नई एहतजाजी हिकमत अमली हुकूमत के लिए दर्देसर बन सकती है? और हुकूमत आखिर किस दबाव में है कि वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर आज़म को भी ये वजाहत देनी पड़ी कि सदर जरदारी को नहीं हटाया जा रहा? क्या वाकई कोई मायने ज़रदारी प्लान ज़ेरे गौर है, या ये सिर्फ सियासी फिजा को गर्म रखने की सोची समझी हिकमत अमली है? आज के प्रोग्राम में इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के, राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया है, उनके बेटों की आमद की बाज़गश्त, उसके बाद होने वाली कंट्रोवर्सी वो भी आपके सामने है। सो हुकूमत कैसे निपटने का इरादा रखती है, या फिर इजाज़त देगी पुरअमन एहतजाज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो कौम को, अवाम को, और अगर उनके बेटे भी देखें ये आपका प्रोग्राम, तो उनको पता होना चाहिए कि खान साहब कोई सियासी कैदी नहीं है। खान साहब को करप्शन के ऊपर 14 साल की अदालत ने सजा दी है, तो वो अदालती सजा काट रहे हैं। और अगर उनको रिलीफ चाहिए, अगर उनको रिहा कराना है, उसका तरीका हाई कोर्ट है, और उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो एहतजाज अगर वो करते हैं और उसकी इजाजत नहीं मिलती और वो एहतजाज करते हैं, तो वो गैर कानूनी होगा। बाकी जो कंट्रोवर्सी उनके बेटों के हवाले से, सलमान और कासिम के हवाले से अगर बनी है, वो ना राना सनाउल्लाह साहब ने बनाई है, ना PMLN ने किसी मिनिस्टर ने बनाई है। वो कंट्रोवर्सी PTI ने खुद बनाई है, क्योंकि ये एक के बाद दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाते हैं। और देखें, जाहिर सी बात है, मेरा बेटा हो या किसी और का बेटा हो या इमरान खान का बेटा हो, और वो कोई गैर कानूनी काम करे या कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो वो गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी कोई चीज नहीं करता और वो पाकिस्तान आते हैं और अपने वालिद से मिलते हैं, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे एहतजाज में हिस्सा बनेंगे, मिसाल के तौर पे जिसकी इजाजत ना हो, या जो PTI जिसके लिए मशहूर है तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के, तो जाहिर सी बात है फिर कानून जो है वो एक्शन लेगा और उसके मुताबिक होगा। तो ये तो जब हमारे से कोई सवाल पूछता है इस तरह के, तो फिर हम जवाब देते हैं। वरना देखें, हमें पहले अवाम को ये ट्रक की बत्ती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, उससे पहले कुछ और थी, फिर फाइनल कॉल थी। अब अगर बात जो है वो सलमान और कासिम पे आ गई है, तो मेरे ख्याल से PTI कह रही है कि आप ना ही समझें। अच्छा राना साहब, अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी की सूरत में लाहौर पहुंच चुके हैं और बज़ाहिर लग रहा है शायद PTI अब पंजाब पर भी फोकस करने जा रही है। सो पंजाब हुकूमत को कोई परेशानी है या बेफिक्र हैं कि वाकई एक सूबे का वज़ीर आला यहाँ पर आ रहा है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे चले जाएंगे, या कोई बड़ा प्लान आपको लगता है इनका? देखिए, वजह PTI का हर प्लान फ्लॉप होगा, क्योंकि PTI अवामी बात नहीं कर रही। PTI महंगाई के ऊपर, दहशत गर्दी के ऊपर और मामलात के ऊपर जो है ना पार्टिसिपेट करती है, ना कोई अपनी राय देती है। PTI खान साहब को रिहा कराने के अलावा उनका कोई एजेंडा ही नहीं है।
तो ये कोई देखिए, लोगों का मूड चेंज हो चुका है। लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, जिस तरफ मुल्क बढ़ रहा है वो स्मूथली उस तरफ बढ़े। तो ये जितनी कोशिश कर लें वो कोई उससे, और देखिए या तो होना कि थक गए हैं लोग, फाइनल कॉल पता नहीं क्या कुछ ये सुन सुन के थक चुके हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म। अच्छा, राना साहब, बहुत से तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कासिम और सुलेमान की आमद से मुतालिक जो स्ट्रैटेजी पीटीआई ने अपनाई या ख़ुद बानी पीटीआई ने अपनाई, वो किसी तरह विन विन स्ट्रैटेजी में उनके लिए तब्दील हो चुकी है कि अगर तो वो नहीं आते तो उनके पास एक रीज़न है कि आप लोग धमकियाँ गिरफ्तारियाँ की देते रहे, अगर वो आ जाते हैं तो फिर एक हाइप क्रिएट हो जाती है। सो आपको नहीं लगता राना साहब के बयानात और हुकूमती वज़रा के बयानात से सारी जो फोकस है वो तो पहले ही पीटीआई इंजॉय कर रही है? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता। देखिए बात ये कि किसी ने नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राना सनाउल्लाह ने भी नहीं कहा। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो मैंने जिस तरह आपको कहा, फिर तो किसी का भी बेटा हो वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो अब जब पीटीआई मशहूर ही इस चीज के लिए कि उन्होंने सड़कें बंद करनी है या उन्होंने कोई तोड़-फोड़ करनी है, तो उसमें अगर वो हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर वो नहीं बनेंगे तो मैंने आपको कहा हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है कि अब उनको 2 साल बाद अगर ये ख्याल आ रहा है कि काफी अरसा गुजर गया है और करप्शन के ऊपर वो सजा काट रहे हैं वालिद साहब, और वो वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करेंगे। तो ये पीटीआई जो है वो उसको लगता है कि कोई इससे कोई डिबेट स्टार्ट हो गई है या कोई जिक्र, ये जरूर मैं कहूंगा कि पीटीआई ने फिर से एक झूठे प्रोपेगेंडा के तहत मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसमें वो हमेशा नाकाम होंगे। जमायमा की ट्वीट के पता नहीं पाकिस्तान जो है कोई फैशिस्ट रजीम है जो गिरफ्तारियां कर लेंगी, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि बिला वजह किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासिम सलमान आए, 100 दफा आए, कानून को हाथ में ना ले तो कोई मसला नहीं। यानी कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे उन्हें फैसिलिटेट करेगी, अगर वो सिर्फ अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें जेल लेके जाया जाएगा, सिक्योरिटी में मुलाकात के बाद वापस भेज दिया जाएगा। यानी इतना तो फैसिलिटेट हुकूमत करने पे राजी है। देखिए, अगर उनको कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और ऐसी वो दरखास्त देते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर वो अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो जेल मैनुअल जो मुजरिम होते हैं उनको इजाजत देता है कि वो अपनी फैमिली से मिले। तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी मुलाकात भी होगी और होनी चाहिए, उसमें कोई ना रुकावट होनी चाहिए ना कबाहत होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, आप जब जेल मैनुअल का जिक्र करते हैं तो उसी जेल मैनुअल का आपके मुखालिफिन जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसको फॉलो नहीं किया जाता, फ़ोन पे बात नहीं कराई जाती, मुलाकातें उस तरीके से नहीं कराई जाती, इवन जिस तरह कहते तन्हाई में रखा जाता है उनकी बुशरा बीबी को जो रखा जा रहा है, वो तो कहते हैं जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये भी प्रोपेगेंडा है ना। जितनी मुलाकातें खान साहब की हुई हैं, शायद ही किसी मुजरिम की हुई हो पाकिस्तान की तारीख में। जरदारी साहब भी 11 साल जेल में रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी मुलाकातें 2 साल में खान साहब ने कर ली हैं, हर हफ्ते जो है वो मुलाकातें उनकी होती हैं, तो वो सिलसिला जारी है। पर अगर कोई उनको लगता है कि मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अदालतों से बिल्कुल वो जाएं, रुजू करें और वहां से रिलीफ लें। लेकिन जब जब अदालतों से, अब तो एक फीमेल एंकर भी जो है वो उनको मेरे ख्याल से मिल चुकी है शायद, इफ आई बिल्कुल एम सही। नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से अगर हर एक को तो रिसाई है, जो 6 लोगों की लिस्ट है वो रोज हर हफ्ते 2 दफा मिलते हैं, तो कोई कोई रुकावट नहीं है। और कोई उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इस तरह के मामला में नहीं रखा हुआ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो जो है बड़ी, तो उनको उनको एक्सरसाइज का टाइम भी मिलता है, उनको सारी वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो जेल मैनुअल उनको अलाउ करता है। और कोई जो है वो उनके साथ कोई स्पेशल सलूक नहीं किया जा रहा जिसके अंदर वो कहें कि उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और एक और सर इशू जो कि उठता है और फिर मुख्तलिफ जावियों से सामने आता है, वो है हाइब्रिड सिस्टम का। आपकी कुछ लीडरशिप कहती है ये सिस्टम हाइब्रिड है इसलिए कामयाबी से चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल हाइब्रिड नहीं है, ये जमहूरी सिस्टम है, हम मेरिट पर आए हैं। आपके ख्याल में सिस्टम कौन सा है और किसको हमें समझाना भी चाहिए अवाम को कि जनाब ये सिस्टम है और इसके तहत मुल्क चल रहा है? देखिए, ख्वाजा साहब ने हाइब्रिड का लफ्ज यूज किया। अब उसकी कॉनिटेशन एग्जैक्टली वो मेरे ख्याल से जो वो देना चाह रहे थे वो यही है कि टीम वर्क है और मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है, और जो कानून और आइन है वही नाफिज है। और टीम वर्क जो है वो जरूर है, SIFC है जिसमें
वो माशी तौर पे भी जो है एक मुशावरत है, मीटिंग्स हैं और एक अच्छी वर्किंग है एक दूसरे के साथ। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ये सिस्टम है, ये अगर उनका मकसद होगा हाइब्रिड से। और तो जो है, अगर कोई और अगर आपको लगता है कि वो कहना चाह रहे थे तो वो बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हाइब्रिड का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मकसद यही था कि एक अच्छा टीम वर्क चाहता है। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी के साथ सर, अब ये जो अफवाहें जरदारी साहब को लेकर उठ रही थी, पीपल्स पार्टी शायद ये कहीं ना कहीं ये समझती भी है कि शायद पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए ऐसी अफवाहों ने जन्म लिया और इस तरह की बातें सर्कुलेट होना शुरू हुई, चाहे वो नेहरू का मामला हो, एनएफसी का मामला हो। तो चूंकि अब नून लीग के पास ऐसी पोजीशन है कि 2/3 अक्सरियत है और ऑब्वियसली फिर उन्हें ज़रूरत तो खास नहीं पड़ेगी पीपल्स पार्टी की, ये इस वजह से हुआ है। देखिए, ये टोटल फेक न्यूज थी, सोशल मीडिया से ये स्टार्ट हुई ना। हुकूमत ने इसको पहले दिन से डिनाई किया और पीपल्स पार्टी ने भी डिनाई किया, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी डिनाई कर दिया। तो ये तो पता नहीं, जो लोग समझते हैं, जिनको तकलीफ है कि कोलिशन जो है अब उसके अंदर मसाइल भी हैं, फ्रिक्शन भी है, उसके बावजूद बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वो फिर इस तरह की खबरें निकाल के वो समझते हैं कि शायद कोई इससे जो है वो दरार पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली फॉल्स प्रोपेगेंडा, जिसको हर हर पार्टी ने डिनाई किया। बिल्कुल सही। और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात होना, उनका एक किरदार अदा करना, उस हवाले से भी खबरें आईं, एक सहाफ़ी ने खबर भी दी जो दब भी गई। लेकिन वैसे वो कब मैदान सियासत में मुतहरक होंगे? क्या किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार है जो वो चाहते हैं कि जनाब उस वक्त वो आएँ और मुतहरक हों? देखिए, वो बिल्कुल मुतहरक हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उस पे शहबाज शरीफ साहब को बिठाया और शहबाज शरीफ साहब उनसे दीगर जो इश्यूज निकलते हैं जो मुल्की नौयत के होते हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग थी तो उसके अंदर भी उन्होंने मुशावरत की और वो मुशावरत करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक खुले दिल के और बड़ी पर्सनालिटी के मालिक हैं और उन्होंने जब जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब को दी है, तो वो बिल्कुल जब मशवरा कोई करना होता है, देना होता है, वो देते हैं। लेकिन वो डे टू डे चीजों के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं करते, वो स्पेस देते हैं। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनका इसी तरह का एटीट्यूड था कि फिर वो वुज़रा को भी स्पेस देते थे कि आपको जिम्मेदारी मिल गई है तो आप काम करें। और वो डे टू डे के चीजों में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो वो हस्बे अपने पर्सनैलिटी के वो आज भी पीएमएलएन के बानी हैं, सदर हैं और उनके मामलात को भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेस दी हुई और मुशावरत चलती रहती है। बिल्कुल सही। और शुगर माफिया के सामने से बज़ाहिर एक मरतबा फिर लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत झुक गई है, क्योंकि क्या कोई अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना रहता है हुकूमत को शुगर माफिया में? क्योंकि ये सिर्फ आपकी हुकूमत के साथ नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर दरामद करने की पॉलिसी सामने आती है। कौन लोग हैं इसके पीछे? आपको नहीं लगता अब इसके ऊपर वाकई कोई ऐसे हाथ डालने पड़ेंगे कि यह मामला 1 to 1 सॉल्व हो जाए? देखिए, बात ये कि या तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को खोल दें, इसकी इजाजत ना लेनी पड़े ना देनी पड़े, और ये हर वक्त हो रही हो, तो फिर ये डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हुकूमत इस चीज को, ये कंट्रोल्ड आइटम है, इसकी एक्सपोर्ट भी और इसकी इंपोर्ट भी जो है उसका फैसला ईसीसी या कैबिनेट करती है। तो पहले जब हमने एक्सपोर्ट की तो बिल्कुल जो उसको एक दफा नहीं 10 दफा वेरीफाई किया गया कि शुगर इजाफी मौजूद है, और डेटा ने जब हमें बताया कि इजाफी मौजूद है, उस बेसिस पे उसको एक्सपोर्ट किया और ज़र मुबादला जो है कमाया। लेकिन जब उसकी फसल जो है वो कम हुई इस दफा और फिर आउटपुट कम निकली, तो फिर प्राइसेस क्योंकि राइज कर रही हैं और आपने एक कंट्रोल्ड आइटम है और उसकी प्राइस को कंट्रोल करना है, तो फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे तनकीद बिल्कुल बनती है और लोग करते हैं और उसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी पे भी ले जाते हैं कि जी पहले एक्सपोर्ट कर दी फिर इंपोर्ट कर दी, जबकि दोनों चीजों में बड़ा फासला है, 6-8 महीने का फासला है। और जो फसल के एस्टिमेट थे वो सही है, वो एक्यूरेट नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इसका हल तो एक ही है, जब तक हुकूमत इसको कंट्रोल करेगी तनकीद होती रहेगी। एक ही हाल है कि हुकूमत शुगर के कंट्रोल से निकल आए और इसको इंटरनेशनल डायनामिक के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर इसकी जो वो बहस है वो खत्म होगी। वरना जब भी हुकूमत कभी भी फैसला करेगी तो ये कोई थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो लोगों के पास
बात करने को आ जाता है कि लेकिन हुकूमत की नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक थी। हुकूमत के पास जो नंबर्स थे उन्होंने बताया कि आप उस पर एक्सपोर्ट करें, और क्योंकि एक शॉर्टफॉल आया और जो प्रोजेक्शन थी शुगर की फसल की वो नहीं मीट हो सकी, तो इस वक्त जो शॉर्टफॉल की बुनियाद पे प्राइसेस भी राइज कर रही हैं और अब हमें इंपोर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और केपी में सर सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहा है, पीटीआई कह रही है कि बंदरबान टोरी है सीटों की उनके अरकान को खरीदा जा रहा है, काफ़ी लोगों को तो शायद आप मिला भी चुके हैं, इसमें कोई सदाकत मौजूद है? देखिए, पीटीआई खुद खरीदो फरोख्त में और करप्शन के इल्जामात लेने और देने के ऊपर अपनी ही जमात के अंदर जो है मसरूफ है। तो मेरे ख्याल से वो अपनी ही जमात के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि ना पीएमएलएन खरीदो फरोख्त में कभी शामिल हुई है, ना इस तरह की एक्सरसाइज का वो हिस्सा बनी है, और ना कभी हमारे पे ऐसी कोई एलिगेशन लगी है, और अगर लगी भी है तो कभी साबित नहीं हुई। तो हम तो ऐसी सियासत को जो है वो रद्द करते हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद जो टिकट्स हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो बड़ा बड़ा अरबपति हैं और जो पैसे लगाते हैं, पार्टी को डोनेशन के नाम पे देते हैं, कुछ और भी लोगों को दे देते हैं। तो ये मैंने तो ये बातें सुनी है, और वो पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर इस तरह की बातें, और वैसे भी बहुत सारे इल्जामात हैं जो एक दूसरे को करप्शन के हवाले से वो लगा रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी जो है वो हमने कभी हमारे पे ना इल्जाम पहले लगा है कभी, और ना हमने ऐसी चीजों के अंदर हम शामिल। पीएमएलएन जो है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो खास तौर पे इंश्योर करते हैं कि हमारी जो जमात है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चले। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। देखते हैं हुकूमत की क्या पॉलिसी रहती है एहतजाज के साथ निपटने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मौलाना फजल रहमान इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि गंडापुर जब की जगह कोई अगर और कोई वजीर आला हो तो फिर पीटीआई के साथ कुछ मामला तय हो सकते हैं। ये तब्दीली बड़ी अहम है, इसकी कोई खास वजह आपको लगता है कि अब तक जो रवाबित इस्टेब्लिश नहीं हो पाए पीटीआई और JUI के दरमियान, उसकी वजह गंडापुर साहब है? नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें वन ऑफ द रीजन की हो सकते हैं, बल्कि होंगे, मगर उसमें किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है मौलाना ने कहा कि जी हम जो है वो किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बन रहे या नहीं बनेंगे। हाँ, अगर पीटीआई अगर कोई अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहती है तो वो ले आए, वो उस पार्टी का हक है यकीनन। वैसे नापसंदीदगी जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ है, अली अमीन साहब के साथ और अली अमीन साहब की हमारे साथ, तो वो मौजूद है और हम इसका इजहार जो है वो छुपाना भी नहीं चाहते, छुपाते भी नहीं है, ना वो छुपाते हैं। तो ये इसमें बात है, अदरवाइज और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं। लेकिन मौलाना तो ये चाहते हैं कि केपी के अंदर इन हाउस तब्दीली आ जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हालात इतने बदतरीन है केपी हुकूमत के कि ये तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है। उसमें दो मामलात ऐसे हैं, एक अमन अमान का जो कि बहुत अहम है। अहमियत उसकी इतनी है कि अल्लाह पाक जो है उसको ईमान के बाद जो है सबसे बड़ी नेमत करार देते हैं अमन अमान को। और दूसरी जो है ना वो करप्शन अगर आप देखेंगे तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो करप्शन का गढ़ बना हुआ है। तो चूंकि ये मौलाना का अपना सूबा भी है तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे करप्शन ना हो, और अमन अमान भी यकीनन उनकी चाहत में शामिल है। तो ये दो रीजंस हैं, मगर इसके साथ साथ चूंकि पीटीआई एक मेजॉरिटी पार्टी है भले इस शहरी निज़ाम में, तो वो कोई भी अगर तब्दीली हो तो वो ये कहते हैं कि हम नहीं उसमें शरीक होना चाहते। हाँ, अगर वो खुद अपने तौर पर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम उसका खैर मकदम कर सकते हैं। सर, इन हाउस तब्दीली के लिए और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेनेट इलेक्शन है उस पर क्या पीटीआई ने JUI से रब्ता किया? क्योंकि आप लोग तो हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि उनके अरकान की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है, बंदर बांट हो रही है। इस पर JUI का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम पे तो ना इल्ज़ाम लगाया, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की खरीदो फरोख्त कर सकें। हमारे सामने दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि सेनेट का इलेक्शन चूंकि एक जमहूरी अमल है, बगैर किसी इल्ज़ाम के इज्जत से, पर्दे से, एहतराम से मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो, और उसमें JUI पे खासकर और बाकी दूसरे मेंबर्स पे, दूसरे MPs पे आमतौर किसी पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना आए।
दूसरा मकसद हमारा ये है कि हम अपने नंबर्स पूरे कर सकें जो हमारे ज़हन में। ये 2 चीज़ें पूरी हो जाएं तो हमको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, ये जो कुर्बतें पीपल्स पार्टी की JUI से बढ़ रही हैं और अगर सेनेट के अंदर आप लोगों के पास उतनी अक्सरियत आ जाती है जितना आप लोगों ने टारगेट रखा है हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर, तो हम ये समझें कि ये जो तब्दीली है ये आप लोगों की तरफ से भी इनिशिएट हो सकती है KP के अंदर? कुर्बतें महदूद मकासद के लिए हैं और अभी तक ओपन है, किसी के साथ भी हो सकती है। मकासद हमारे 2 हैं और दोनों मकासद हमने बता दिए हैं कि पहला कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, कोई करप्शन का, कोई पैसे का लेन देन, कोई लालच, कोई किसी किस्म का और वजह जिसकी बिना पे वोट दिया गया हो, और दूसरा अपने नंबर्स पूरा करना, अपनी सीट्स पूरी करना। इसके अलावा बाकी किसी किस्म का कोई जो है ना वो हमारे ज़हन में कोई मामला भी नहीं। और आप समझते हैं कि PTI में गंडापुर साहब ने अब चूंकि लाहौर का रुख किया है और अपनी एक तहरीक को एक मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब की जो एहतजाजी तहरीक होगी आपकी नज़र में PTI के लिए वो कुछ इम्पैक्ट ला सकती है, और स्पेसिफिकली जब उनके बेटों का भी जिक्र हो रहा है? उनका हक है कि वो तहरीक चलाएं, वो तहरीक के लिए कॉल दें। बेटों का जिक्र हो रहा है, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो ये भी उनका हक है, और अगर सिर्फ मुलाकात की बात है तो वो अगर पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो भी ये उनका हक है कि वो मुलाकात के लिए किसी वक्त भी तशरीफ लाएं और मुलाकात कर सके अपने बाप से। मगर तहरीक के हवाले से क्या होगा, उसमें एक हर्डल तो मौसम की है और दूसरी हर्डल जो है वो एक बायस किस्म का मेरा अपना नुक्ता नज़र है। उसमें पहले जो है वो जब वो ये तहरीक नहीं जो है ना वो कंटिन्यू कर सकी PTI, तो उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग इधर उधर हो गए थे, बाकी लोगों को, अपने वर्कर्स को छोड़ दी। तो अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया उस पूरे मामले को, मुमकिन है अब तक कोई इसका कोई नतीजा निकल गया होता, तो नुकसान पहुंचाया तो उन लोगों ने जो इख्तियार रखते हुए जो है ना वो कई इजला जो है वो पार करके दूसरी जगहों पे पहुंच गए, एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच गए। वो अब पता नहीं कोई बेहतर कोई परफॉर्म कर सकेंगे, अगर करें तो हम देखेंगे उस बात को। बिल्कुल सही। सर, हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक ये जो इत्तेहाद है 2029 तक चलेगा और वो खासे पुरएतमाद भी है इस पर। फिर एक तरफ हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी की भी बातें हो रही हैं। JUI इस हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से क्या सोचती है? मौलाना फजलुर रहमान क्या सोचते हैं? मौलाना फजलुर रहमान इस हाइब्रिड निज़ाम को रिजेक्ट करते हैं। वो इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा नहीं बने, बावजूद चाहतों के, ख्वाहिशों के, वो इस निज़ाम को मुस्तरद कर चुके हैं। बाकी सियासी और समाजी ताल्लुकात इंसान रखते हैं, कहीं आना जाना जो है किसी के साथ एहतराम का रिश्ता रखना, इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे सियासी इत्तफाक राय भी रखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। इंतज़ाम मुर्तज़ा साहब सीनियर JUI मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर में आए हैं, PTI की बेशतर क़यादत भी मौजूद है। आपको लगता है एक मरतबा फिर PTI जो है पंजाब को मरकज़ निगाह बनाने जा रही है? और दूसरी तरफ सर, बग़ैर किसी गारंटी के तो वो लोग आ नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पंजाब में वो आए हैं तो गिरफ्तारियों का खदशा भी मौजूद होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तीसरी बार अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में जो है लाहौर के ऊपर, लाहौर में शो ऑफ पावर जो है या स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए यहाँ पर PTI की क़यादत इस वक्त लाहौर में तकरीबन पहुँच गई है। मकसद उनका वैसे तो बज़ाहिर जो ऐलान किया गया है वो ये है कि जो MPAs को यानी नाअहल करार दिया जा रहा था या देने की कोशिश की जा रही थी पंजाब असम्बली में, जिन्होंने उस दिन हल्ला गुल्ला किया था जब बजट स्पीच थी, बज़ाहिर तो ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन क्या इसके पीछे वही माइंड सेट है जिस तरह पहले 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर और उससे पहले एक दफ़ा PTI की पूरी क़यादत जो है वो लाहौर आ चुकी थी? लाहौर ऑब्वियसली उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट PTI को मिली थी लाहौर में। क्या वो अपने वर्कर्स को रीएक्टिवेट करने आए हैं? क्या उनको फिर से ये तरगीब देने आए हैं कि आप घरों से बाहर निकलें? क्योंकि पिछले 2-3 ऐलान जो हुए PTI की तरफ से कि हम एहतजाज करेंगे, वो पजीराई उन ऐलानात को नहीं मिली, जिसकी एक ताज़ा मिसाल जो है कि आशूरे के बाद कहा था कि तहरीक चलाएंगे, जो अब 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। उससे पहले अगर आपको याद हो कि कहा गया था कि ईद के बाद अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे,
वो भी मुमकिन नहीं हो पाया था। तो ये एक कोशिश हो सकती है कि अपने वर्कर्स को रीएक्टिवेट किया जाए, और इसके लिए पूरी क़यादत जो है वो ऑलमोस्ट पूरी क़यादत जो है वो लाहौर में पहुंच गई हुई है। अब देखते हैं कि उनका अगला लाहे अमल क्या होता है। बिल्कुल सही। सर, वर्कर्स के कायदीन के घरों पे रात भर इतलात हैं, छापे पड़ते रहे हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, जीटी रोड के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस तैनात है, लाहौर में जगह जगह है। आपको लगता है पंजाब की इंतज़ामिया चाहती है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स किसी भी सियासी एक्टिविटी से दूर रहें, जबकि खुद उनकी ख्वाहिश होती है कि हर जगह उनकी तशहीर हो? एहतजाज करना तो बुनियादी हक है, करना चाहें तो करने दें। देखिए, अगर तो एहतजाज किया जाए जो कि जमहूरी हक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर इस्लामाबाद कैपिटल की तरह से के एहतजाज होने हैं तो फिर उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, और दैट बिकम्स ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके लिए फिर जो सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, उसको रिएक्ट करना पड़ता है। कोई रोकने वाला नहीं है किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को, लेकिन लाहौर में हमारे पास एक 9 मई का मॉडल है, और एक उससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था वो मंजरनामा भी हमें याद है अच्छी तरह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो वो आए हैं कि यकजहती करनी है या एहतजाज करना है, जो भी एक्शन उनके ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जैसे सीटों का मसला है और दीगर मसले हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है MPs की, फिर तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि किसी को उन्हें पूछना चाहिए, और पंजाब की हुकूमत को भी उनसे पंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंगा करेंगे तो एक अनफॉर्चुनेट बदसूरत किस्म की सूरत हाल जो है फिर सामने आएगी। तो बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा करना होगा पंजाब हुकूमत को, अगर PTI सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आई है। जी बिल्कुल सही। सर, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की अगर बात करें तो एक सवाल बहुत शिद्दत से अवाम के भी जहन में आता है, थिंक टैंक के जहन में भी आता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बुज़दार हुकूमत से कई गुना बेहतर उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन इतनी तशहीरी मुहिम कि अब तो बहुत सारे सहाफ़ी जैसे कि अंसार अब्बासी साहब हैं, वो तो ये कहने पे मजबूर हो गए आप इस सूबे का नाम ही शरीफ ख़ानदान के नाम पर रखते हैं। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इतनी तशहीर, हर जगह तस्वीर, आपको लगता है यही एक ज़रिया रह गया है आवाम को राग़िब करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ये बहुत ओवरडू किया जा रहा है। माजी में भी इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो चलाई गई हैं, उस वक्त भी उनके ऊपर तनकीद हुई थी, और आज भी ये तनकीद मेरे ख्याल से बजा है। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें तो पंजाब में बेपनाह ज़्यादा काम हुआ है दूसरे तमाम सूबों की निस्बत। जितने प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च किए गए हैं, जितनी री ओरिएंटेशन हुई है जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स थे, हस्पतालों की सूरत हाल किस किस्म की इनहेरिट की थी पंजाब हुकूमत ने, अभी वहाँ क्या हो रहा है, नए इंस्टीट्यूशन हेल्थ के बन रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, काम तो हो रहा है। इसके बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको ग्रज कर सकता है या अंडरमाइन कर सकता है। हाँ, उसकी प्रोजेक्शन जो है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और मेरे ख्याल से सही उठ रहे हैं। इतनी आउटराइट प्रोजेक्शन के पूरे अखबारात जो हैं वो लदे पड़े हैं इश्तिहारों से। मैं इसको तो ग्रज नहीं करता, इश्तिहार मिलने चाहिए अखबारात को, लेकिन किसी इंडिविजुअल की प्रोजेक्शन के लिए इतना पैसा सर्व करना जो है वो यकीनी तौर पे काबिल एतराज़ है, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। बिल्कुल सही। और हुकूमती हल्के जो इस चीज़ पर ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि PTI जो पार्टी मुरसद के ख़िलाफ़ थी, अब वही उस तरफ ढलती जा रही है जिसमें कासिम और सलेमान की आमद है, जबकि PTI ये कहती है कि उनका किसी सियासी ओहदा उनके पास मौजूद नहीं है, वो तो सिर्फ अपने वालिद की सियासी जदोजहद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप दोनों साइड्स के मौक़िफ़ में से किसको ज़्यादा वज़न देते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनके बेटों के यहाँ आके किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर आप इस पर गौर करें कि वो क्यों आ रहे हैं तो फिर आपको बात और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल ये है, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, कि बानी PTI ने जो PTI की क़यादत बाहर है उनसे शायद तवक्कात में मायूसी हुई है उनको, क्योंकि कई मरतबा उन्होंने तहरीक चलाने की बात की है, कई मरतबा वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कोई इसका मलबा डाल रहा है अली अमीन गंडापुर के ऊपर, कोई इसका मलबा डाल रहा है उस क़यादत के ऊपर जो बाहर है। मतलब है इट इज़ द ब्लेम गेम दैट इज़ ऑन। लेकिन ये बात तय है कि बानी PTI गालिबन मायूस हुए हैं इनकी परफॉर्मेंस से। देयरफॉर ये एक कार्ड है जिसे हम आम ज़बान में सिंपैथी कार्ड कहते हैं। बच्चे अगर आएंगे, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, क्योंकि एक बात और जो इस हवाले से कही जा सकती है वो ये कि ख़ुद इमरान खान साहब मौरूसियत के बहुत ख़िलाफ़ रहे हैं। वो चाहे वो जरदारी फैमिली है, चाहे वो शरीफ फैमिली है, उसके बारे में उनके इरशादात जो हैं वो अभी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। और अब ख़ुद जो सूरत हाल PTI को दरपेश है उसमें यह है कि एक उनकी बेगम साहबा जो हैं
वो पहले पंजाब में हुकूमत कर चुकी हैं, उसके हवाले से भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। फिर वो KPK में गई तो अली अमीन गंडापुर से पंगा हुआ उनका, और अब बहनें जो हैं वो हर मुलाकात के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तहत, और अब बेटे भी आ रहे हैं। तो वो मरूसियत, एंटी मरूसियत जो स्टांस था खान साहब का, वो लार्जली कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन उनके बेटों के आके किसी तरीके का हिस्सा बनने में सिर्फ एक ख़राबी मुझे दिखाई देती, वो ये कि अगर वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है तो वो ब्रिटिश नेशनल होने की हैसियत से सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर सकते। मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या यहाँ से कोई सियासतदान या उसकी औलाद जाके स्टारमर जो है प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के सामने जाके एहतजाज कर सकती है? अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये वाइसा वर्सा है। लेकिन बहरहाल वो वी हैव टू वेट, लेट अस सी वो आते भी हैं कि नहीं, और आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल पेश आती है, फिर उस पर तबसरा हो सकता है। बिल्कुल सही। और सर, आप क्या समझते हैं कि यकदम जो सदर मुमलिकत की तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करना शुरू हुई और फिर इतनी तरदीद हो रही है इसकी, इस मामले को कि ये मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है। अब तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बता चुके हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि शायद ये सारी अफवाहें फैलाई इसलिए गई कि पीपल्स पार्टी को ज़रा दबा कर रखा जाए? देखिए, ये आपका जो आपके बयान का जो आखिरी हिस्सा है वो सही दिखाई देता है, इसलिए कि जितनी कोहेरेंस इस वक्त तीनों इन टॉप ऑफिसेज में है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, खुद उनके अपने लोग इसको हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान आपके सामने है। इट इज़ वर्किंग सो वेल। अभी तो 2027 तक तो वैसे ही आर्मी चीफ हैं वो, 5 साल की उसके बाद वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर वो फील्ड मार्शल हैं, सारी ज़िंदगी वर्दी में रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको क्या ज़रूरत पेश आ गई है, क्योंकि यही PTI एक सांस में ये कहती है कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ये तो कठपुतलियाँ हैं, हुकूमत तो वही चला रहे हैं, ताकतवर तबका कह के वो फ़ौज की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है चेंज करने की, मुझे ये समझ नहीं आई। बिल्कुल सही। और आपको ये लगता है कि हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद 2029 तक चलेगा, उन्हें कोई ख़तरा, कोई परेशानी नहीं है? इस इतने एतमाद की सर वजह क्या नज़र आती है? देखिए, वही मैंने कहा कि माजी की आप तारीख उठा के देख लीजिए। 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हाफ वे थ्रू घर चलता किया गया, 3 दफ़ा नून लीग की हुकूमत को हाफ वे थ्रू चलता किया गया। किसने किया वो हमें, मेरे ख्याल से उसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। तो ये इसी तरह की गुमगु सूरत हाल है। लेकिन तब्दीली सिर्फ उस वक्त आती है जब पावर दैट भी, यानी जो मिलिट्री फौजी क़यादत है वो अपोजिशन के साथ मिल जाए। ऐसा कोई चांस नहीं है, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ मिल के हुकूमत गिराने की तो आप बात ही छोड़ दें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। ये सारी ट्रेंड्स और ये अफवाहों का सिलसिला जो पीपल्स पार्टी की तरफ है, ये आगे मुस्तकबिल में जाके पीपल्स पार्टी के लिए क्या कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, कल 13 जुलाई है और यौम शहादा कश्मीर है, और ये वो दिन है जब श्रीनगर जेल के बाहर सिर्फ आज़ान देने पर 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया, और उस दिन से लेकर आज तक ये जुल्म सितम के पहाड़ कश्मीर पर तोड़े जा रहे हैं। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई है। आप क्या समझते हैं ऑपरेशन बनियाल मरसूस की कामयाबी के बाद कश्मीर कॉज को लेकर अब होना क्या चाहिए, और इतनी यकीन दहानियों के बावजूद दुनिया अब करेगी क्या इस इशू को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन ये जो भी हुआ इसमें बिल्कुल कश्मीर कॉज जो है उसको एक नई जिंदगी मिली है, और कश्मीर कॉज वाकई इंटरनेशनलाइज हुआ है। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया, और फिर देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी दफा उन्होंने कश्मीर की बात की है, और ये भी जनाब वो किसी तरह मीडिएट करेंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कि कश्मीर का मसला पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू हल हो। वो अलग बात है कि ये कब होता, अभी तक तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है कि कोई किसी न्यूट्रल कंट्री के अंदर ही ये डायलॉग हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और दूसरी तो आपको मालूम है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, वो कोई मीडिएशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो बात ही नहीं करनी है कश्मीर पर, अगर बात होगी तो वो तो उनके ज़हन में तो ये है कि जी हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम जो बिल्कुल डिजर्व्स टू बी कॉल्ड आजाद कश्मीर, कि हम तो उसको लेंगे बाय फोर्स, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान विल नेवर लेट दैट हैपन। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए इन द प्रोसेस जो
तहरीक है फ्रीडम फाइटर्स की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, बिल्कुल उसमें भी एक तेजी आई है, उसमें भी एक नई जान जो है, एक नई रूह जो है वो पैदा हुई है। और अब हमें खबरें आती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि जनाब फ्रीडम फाइटर इंडियन आर्मी पे हमले किए हैं, फ्रीडम फाइटर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी लड़ाई हुई है। तो ये अच्छी बात है कि ये ऑपरेशन मरसूस के बाद ये वाकई ये बड़ा अपना मामला जो है ये आगे बढ़ा, इसको एक इम्पीटस मिला है, जो अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीटस, कि ये गालिबन अब और आगे जाएगा। और बात ये है कि हम तो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, जाहिर बात है उस तरह हम उनकी जगह तो नहीं लड़ सकते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके। ठीक है, 30-40 साल पहले हुआ था, वो दौर और था। हमारी मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू द कश्मीर कॉज वो बिल्कुल रहेगा। और हमारे ये दो ही कॉजेज हैं जिनको हम इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर इंटरनेशनल लेवल पे। एक गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ जो नस्लकशी जेनोसाइड है, एंड ऑब्वियसली अपना हमारे कश्मीरी भाइयों का ये जो कॉज है, तो लिहाजा इससे तो हम पीछे हटने नहीं लगे। अब जहां तक इंडियंस का ताल्लुक है, खासकर जब तक ये मोदी जो है पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, इनको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की बड़ी आदत पड़ गई है। और ये पहलगाम वाला जो था, इट वाज अ क्लियर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आज तक कभी हमने नहीं देखा कि वो 26 लोग कौन थे, ये 27 लोग जो मारे गए थे, जो उनके मुताबिक मारे गए भाई, ना उनकी कोई शक्लें देखी है, ना उनकी बॉडीज देखी है, ना उनकी बैरियर के बारे में कभी कोई खबर आई है। इसी तरह वो जो 4-5 फीडर सो कॉल्ड दहशतगर्द जिनको ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान में भेजे थे, आज तक ना उनकी बॉडीज हमने देखी हैं, ना उनको टीवी पे दिखाया गया, ना उनके हथियार दिखाए गए। वेरे पाकिस्तान में आपने नोट किया हो, जब कभी हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो दहशतगर्दों को हम अगले दिन जैसे वो सारी चीज क्लियर होती है, उनके नाम भी, उनके वेपन्स भी, उनकी बॉडीज भी, और सब बता देते हैं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है। वेरएज ये इंडियन जो है, क्योंकि जाहिर बात है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, खुद वो करते हैं कि ब्लेम डाल दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, और दूसरा इसी से बिल्कुल, और दूसरा जो जुड़ा इशू है जो भारतीय प्रॉक्सीज का है, जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है। मतलब हमने ये देखा कि बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम का आगाज किया तो भारतीय चैनल्स ने उसे खूब कवरेज दी, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूब में 9 अफराद को लसानी बुनियादों पर कत्ल कर दिया जाता है, और इस पर तमाम तरह हाथ भारत का है। आपको नहीं लगता कि अब ऐसी पॉलिसी हमें अख्तियार करनी पड़ेगी कि चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ हो, अब सब मुकदमात को एक तरीके से लेकर चलना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब तो बात और भी वाज़ेह हो गई है कि ये सिर्फ भारत नहीं है, ये भारत और प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेक्सस नहीं है। प्रॉक्सी ग्रुप जो अफगानिस्तान में जिनकी बेसिस है वहां पे, बल्कि आप इसमें इसराइल का फैक्टर जो है वो भी सामने आ गया है। और जिस तरह हमने देखा ईरान में भारत का और इसराइल का एक नेक्सस जो है वो सामने आया, जिसमें अफगानी भी शामिल थे। अब देखें ना कितनी बड़ी लाखों की तादाद में अफगानियों को ईरानियों जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज देखा कि ये लोग जो है, हमने इनको पनाह दी है ईरान में, इन्होंने हमारी बैक में जो है हमें स्टैब किया है, हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। इसराइलीज के साथ मिलके वो सेल बना के नेटवर्क और अलॉन्ग विद इंडियंस उन्होंने जनाब टॉप ईरानियन लीडरशिप को जो उन्होंने टारगेट कराया, इसराइली आप जो भी आप कहें इंटेलिजेंस के थ्रू वगैरह हुआ है। सो माय पॉइंट इज दिस कि अब पाकिस्तान के लिए मामला और चैलेंजिंग हो गया है कि आप केपी में भी आप देखें कि जब से ये उनको शिकस्त हुई है, इंडिया को भी और इसराइल की भी बड़ी शिकस्त हुई है कि उनके जो इसराइली मेड ड्रोन्स थे, उनका जो टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया ने ऑपरेट की और जिसको हमने बड़ी बुरी तरह स्मैश किया, ये मई के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 5 दिन का, तो अब इसराइली जो है वो भी इस गुस्से में है कि कैसे पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ मिलके एक बदला दिया जाए। तो राउंड 2 की मेरे साथ ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और यही आप देख रहे हैं कि अब जब तक वो राउंड 2 नहीं होता है, ये केपी में या बलूचिस्तान में इन्होंने अपने जो दहशतगर्दी के इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनमें उनको मजीद उनकी फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग और सब कुछ सपोर्ट में तेजी आ गई है। उनके देखें जो ये सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं,
वो कितने एक्टिव हो जाते हैं। इंडिया में सोशल मीडिया के जो एंटी पाकिस्तान और ये प्रो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनके आप आपस में हार्मनी देखें, उनकी कोऑर्डिनेशन देखें कि जैसे ही वहां पे हमला होता है तो उधर साथ ही इंडिया से जनाब पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका सोशल मीडिया वो हरकत में आ जाता है। सो दिस इज द बिग एंटी पाकिस्तान नेक्सस दैट वी आर फेस्ड विद। और बात फिर वही है कि जाहिर बात है कि ये चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, बिल्कुल हार्मनी में, और लोकल जो हमारे केपी के हमारे जो पश्तून भाई हैं, लोकल पॉपुलेशन, बलूचिस्तान की लोकल पॉपुलेशन, मर्द, औरतें, बच्चे, वहां के यूथ इंक्लूडिंग केपी, और हम सबको इकट्ठा लेकर ऑन बोर्ड लेके और बाय विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड हम सब इकट्ठे होकर इस चैलेंज का जो है, गंभीर चैलेंज है, इनका मुकाबला करें और कोई हल नहीं माने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक भी मिलेगा और आज़ादी भी मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।